नमस्कार, मैं प्रभात रंजन पटेल आप सभी मेरे भाई बहन मेरे दोस्त का मैं बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश के एक महत्वपूर्ण विवाद के बारे में। मेरे दोस्त, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है। समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राज्यसभा में एक विवादास्पद बयान दिया गया है। ये विवादास्पद बयान क्या है? इस बयान में कहा गया है कि मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था, वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को आक्रमण करने के लिए भारत पर आमंत्रित किया था राणा सांगा ने, जिसको हम लोग संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में मेरे दोस्त यही समझने का प्रयास करेंगे कि इस बयान में क्या सच्चाई है। क्या सच में राणा सांगा, जो एक महान राजपूत शासक हुआ करते थे, राणा सांगा ने ही जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, या समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो इस तथ्य को तोड़ मरोड़ रहे हैं, उसको इतिहास का ज्ञान नहीं है। इन्हीं सब विवाद के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आप लोगों को ये मुद्दे के बारे में भी बात पता चलेगा और साथ ही साथ इतिहास के बहुत सारे जानकारी भी आपको मिलेंगे। मेरे दोस्त, समाजवादी पार्टी के आपको बता ही चुके हैं कि ये समाजवादी पार्टी कहाँ की पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है ये समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल प्यारे के द्वारा ही ये बयान दिया गया है कि बाबर जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था वो राणा सांगा के निमंत्रण पर ही आया था। अब इसी विवाद पर हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर फोटो देखो, यहाँ पर फोटो जो आप लोग देख रहे हो, अब उस समय तो फोटो कैमरा नहीं था भाई आज के जैसा कि फोटो खींच लिए। तो ये जो आप लोग को आदमी दिख रहा है, ये आदमी कौन सा आदमी है भाई? ये संग्राम सिंह है, जिसको हम लोग राणा सांगा मानते हैं, ठीक है। और ये जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मान लो इसको। अब ये राज्यसभा सांसद है, ये राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी का है, जो उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी है, रामजी लाल प्यारा। भाई ये रामजी लाल प्यारा जो है यही कह रहा है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है भारत पर जो आक्रमण करने के लिए आया था, इसको संग्राम सिंह या राणा सांगा ने ही बुलाया था। पहली बात तो इस आदमी को आप लोग देखो, ये जो माइक लगाया हुआ आदमी है जो राज्यसभा में बयान दे रहा है, इस आदमी को आप देखो भाई। यहां पर देखो गाल में गड्ढा गड्ढा टाइप का होगा, नाक टेढ़ा है इसका। उसके अलावा देखो ये चश्मा जो पहना हुआ है, ये बेवकूफ जैसा, अनपढ़ जैसा देखने से ही लग रहा है। तो इस वीडियो के हम लोग लास्ट में इसको रोस्ट करेंगे, इनसे बात करेंगे हम लोग कि भाई तुम जो ये बयान दिए हो, तुम उस वक्त थे क्या? तुम जाके देखे थे क्या राणा सांगा ने उसको बुलाया है? या फिर ये अगर ऐसा बयान दिया है तो कहीं ना कहीं से ये कोट किया होगा। उस कोट के बारे में भी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं इस पूरे इतिहास को। तो सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानेंगे कि सर इतिहास में ये सब विवाद कहां से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास की घटनाओं पर हम लोग नजर डालते हैं, और इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे मनगढ़ंत बात नहीं करेंगे। जो भी बात मैं आपको बताऊंगा वो मेरा बात नहीं होगा, वो मैक्सिमम बात किसी न किसी इतिहासकार के बुक से आप लोगों को मैं बताऊंगा, या फिर इसके सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस जो हैं वो बाबरनामा है। आपको पता है मुगल वंश का संस्थापक था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपना आत्मकथा खुद ही लिखा है, तुजू के बाबरी। क्या लिखा है बाबू? बाबरनामा तुजू के बाबरी जो है ये इन्होंने खुद ही लिखा है बाबर ने। और आप लोगों को पता होगा कि ये तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबर के द्वारा। कौन सा भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में बात किया गया था। और दुनिया का सबसे ऑनेस्ट आत्मकथा में से एक है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। तो इस वीडियो में जो भी बात करेंगे हम लोग बाबरनामा को आधार बनाकर ही बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो हम लोग ये जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में बाबू? दिल्ली सल्तनत के बारे में। मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में कितने डायनेस्टी आए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। ये दिल्ली सल्तनत का राजवंश 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला, और 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। ये कहानी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये शुरुआत से आप समझोगे तब इस विवाद का जड़ आपको पता चलेगा। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल मिलाकर 5 राजवंश हुए। कितने राजवंश हुए बाबू? 5 राजवंश हुए, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर राज करता रहा। इन 5 राजवंश में सबसे पहला था गुलाम वंश, जिसको हम लोग ममलूक वंश के भी नाम से जानते हैं।
गुलाम वंश के बाद जो था वो खिलजी वंश था, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश था, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश था और लास्ट में था लोदी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। तो गुलाम वंश के महत्वपूर्ण राजा के अगर बारे में बात करें तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कैमूर्स, ये सब नेता जो थे बाबू, ये सब नेता गुलाम वंश के थे। और गुलाम वंश का टाइम पीरियड जो है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने भारत पर राज किया। ठीक है, खिलजी वंश के बारे में अगर मैं बात करूं तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने होंगे, समझ रहे हो, जलालुद्दीन खिलजी ने इसका स्थापना किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जिस पर मूवी भी बना है पद्मावत। तो ये सब राजा महान हुए खिलजी डायनेस्टी में और 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका राजवंश चला। ठीक है, तुगलक वंश के बारे में अगर बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब नेता तुगलक वंश में अच्छा राजा हुए। तो तुगलक वंश जो है ये चला था सर 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश जो था ये शिया वंश था, पहला शिया वंश था और खिज्र खान ने सैयद वंश का स्थापना किया था। ये 1451 ईस्वी तक चलता है। सबसे टर्निंग पॉइंट आता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जब लोदी वंश शुरू होता है। ये लोदी वंश के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लोदी वंश पहला अफगान वंश था। यहां पर आप लोग याद रखिएगा कि लोदी वंश जो था बाबू वो पहला अफगान वंश था। कौन सा वंश था? पहला अफगान वंश था लोदी वंश। और लोदी वंश का टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो लोदी वंश जो था 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी डायनेस्टी चला। और लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, जिसको मैं याद करने के लिए बकलोलवा लोदी के नाम से भी मैं जानता हूं। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन सा था बाबू? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ठीक है, इसके बाद सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये सब महान राजा हुए इस लोदी डायनेस्टी में। मैं दिल्ली सल्तनत का ये कहानी आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ये विवाद जुड़ा हुआ है लोदी डायनेस्टी से। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी जब आएगा, इब्राहिम लोदी के समय से ही ये विवाद जुड़ा हुआ है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो लोदी डायनेस्टी एक महत्वपूर्ण अफगान वंश था जो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। अब टर्निंग पॉइंट यहां पर कब आता है मेरे बाबू? तो आइए हम लोग वो टर्निंग पॉइंट के बारे में जानते हैं। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी जब लोदी डायनेस्टी का स्थापना करता है तो ये दिल्ली सल्तनत में पर्सनल एक ऐसा शासक था बहलोल लोदी जो सबसे लंबा पीरियड तक शासन किया था। 1451 से लेकर 1489 तक ये बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है लोदी डायनेस्टी के तरफ से। इसके मरने के बाद सिकंदर लोदी फिर इब्राहिम लोदी शासक बनता है। टर्निंग पॉइंट कब आता है? टर्निंग पॉइंट तब आता है इसी टाइम पीरियड पर जब इब्राहिम लोदी लोदी वंश के तरफ से दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था मेरे दोस्त। इसी समय राजस्थान में मेवाड़ राजवंश का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? मेवाड़ राजवंश का उदय हुआ राणा कुंभा के नेतृत्व में। और राणा कुंभा का ही पोता था संग्राम सिंह, जिसको हम लोग राणा सांगा के नाम से जानते थे। यहां पर आप लोग बात समझिएगा कि लोदी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। और इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड में ही राजस्थान में मेवाड़ राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पर था, जिसके राजा उस समय संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा हुआ करते थे मेरे दोस्त। तो राजस्थान में मेवाड़ राजवंश का उदय हुआ। राणा कुंभा इनके संस्थापक थे। इसका पोता राणा सांगा एक महान शासक हुआ। इसकी प्रतिमा इब्राहिम लोदी था। ठीक है भाई, मतलब इसका प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी राणा सांगा के प्रतिभा से चिंतित रहता था। ये अपने साम्राज्य का विस्तार अक्सर करता चला जा रहा था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो अब तक के कहानी से आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि दिल्ली सल्तनत में शासन चल रहा है लोदी डायनेस्टी का। लोदी डायनेस्टी में शासन कर रहा है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड में ही राजस्थान में मेवाड़ राजवंश के राजा संग्राम सिर्फ राणा सांगा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर गया। और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में कंपटीशन होना शुरू हो गया।
इब्राहिम लोदी राणा सांगा के प्रतिभा से घबराया हुआ था। एक बार दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ, उस युद्ध के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूं। यहां पर राणा सांगा और लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध हुआ 1517 ईस्वी में। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध हुआ। इस खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हरा दिया। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी को इस राणा सांगा, जिसको हम लोग संग्राम सिंह कहते हैं, इन्होंने बुरी तरीके से हरा दिया। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, तो सर बात ही खत्म हो गया, राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, लोदी डायनेस्टी खत्म, मेला हजम। मेरे दोस्त, ऐसा बात नहीं है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा जरूर दिया, लेकिन राणा सांगा अभी इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ था कि वो इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत से हटाकर खुद ही मेवाड़ राजवंश पूरा देश में स्थापित कर ले। पहला बात। दूसरा बात, इब्राहिम लोदी भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो राणा सांगा को हरा दे। अब यहीं पर डिप्लोमेसी शुरू होगा, कूटनीति शुरू होगा। क्या कूटनीति शुरू होगा भाई? अब देखो, राणा सांगा भी इसको हमेशा के लिए भारत से नहीं खत्म कर पा रहा है और इब्राहिम लोदी भी उतना ताकतवर नहीं है कि राणा सांगा को हरा दे। इस समय पर अब बात आता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। अब हम लोग इस कहानी को आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा देर के बाद इस कहानी में अब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की एंट्री होने वाली है। तो इस समय राजपूत वंश एवं अफगान शासक के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल पड़ी। मतलब मेवाड़ राजवंश और लोदी डायनेस्टी के बीच में झगड़ा अब होना शुरू हो गया। अब इब्राहिम लोदी भी दिमाग लगाना शुरू करेगा, राणा सांगा भी दिमाग लगाना शुरू करेगा। अब इन्हीं के बीच में इस सपा सांसद का बयान आता है कि राणा सांगा ने ही जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। आइए अब उसको हम लोग टटोलने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है। मेरे दोस्त, अगर आप लोग सही से समझने का प्रयास करोगे बाबर को, तो आइए थोड़ा देर हम लोग जान लेते हैं कि ये बाबर कौन था। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये तुर्की के फरगाना का रहने वाला था। बाबर का किरदार के बारे में जानते हैं कि इस कहानी में बाबर का क्या रोल है। ये बाबर कहां का रहने वाला था? फरगाना का रहने वाला था। सही, ठीक है भाई, फरगाना का रहने वाला था। यहाँ पर फरगाना लिख देना, ठीक है। इसका पिता उमर शेख मिर्जा, इनके पिता उमर शेख मिर्जा और माता कुतलुग निगार बेग था। उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग के वंशज थे। मतलब कि उमर शेख मिर्जा जो था ये तैमूर लंग का वंशज था और बाबर का माता जो था अम्मा, वो कुतलुग निगार बेग, भाई वो चंगेज खान के वंशज था। अब तुम लोग सोच सकते हो कि इस बाबर का जो खानदान था तैमूर लिंग और चंगेज खान से संबंधित था, जिसका खानदान ही दुनिया का सबसे भाई बड़ा डाकू लुटेरा था। भाई वो बाबर किस नस्ल का होगा आप समझ सकते हो, ठीक है बाबू। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि बाबर जो है फरगाना का शासक था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही बाबर फरगाना का शासक बन जाता है। कितने वर्ष की उम्र में? एक बार बीपीएससी में यह सवाल भी आया है भाई कि सबसे कम उम्र में शासक बनने वाला मुगल शासक कौन था। तो वैसे तो शासक के दौरान मुगल वंश के बाद अकबर था, लेकिन सबसे कम उम्र में मात्र 11 वर्ष में बाबर फरगाना का शासक बन गया था। अब यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। बाबर फरगाना का शासक बन तो जाता है 11 वर्ष की उम्र में, लेकिन एक युद्ध होता है 1502 ईस्वी में, सर ए पुल का युद्ध। कौन सा युद्ध मेरे दोस्त? सर ए पुल का युद्ध होता है शैबानी खान के हाथ में। बाबर शैबानी खान के हाथ में हार जाता है सर ए पुल के युद्ध में। बाबर अपने जिंदगी में मात्र एक ही युद्ध हारा बाबर अपने जिंदगी में 1502 ईस्वी में सर ए पुल का युद्ध हारा था। और ये सर ए पुल का युद्ध हुआ था 1502 में, जिसमें बाबर हार गया और शैबानी खान जो था, शैबानी खान, वो जीत गया। इस युद्ध के बाद बाबर इतना ज्यादा कमजोर हो गया, आहत हो गया कि ये तुर्की छोड़कर, फरगाना छोड़कर भाग गया। समझ गए? वो काबुल गया, कंधार गया, ऐसे भटकते भटकते भटक रहा था। सर ए पुल के युद्ध के बाद वो फरगाना तुर्की छोड़कर भाग गया। मेरे दोस्त, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं यहां पर अब महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है। अब जब बाबर वहां से भाग गया तो भाई वो 1519 ईस्वी में भेरागढ़ के किले पर वो आक्रमण करता है। क्या करता है बाबर?
1519 ईस्वी में भेरागढ़ के किले पर आक्रमण करता है। बाबरनामा में क्या लिखा गया है, इन सभी बातों के बारे में अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक के कहानी के बीच में जो जो बात हम लोग किए हैं एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला बात तो हम लोग ये किए कि लोदी वंश के शासक थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय में राजस्थान में मेवाड़ राजवंश चरम उत्कर्ष पर था, जिसके शासक थे राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में एक खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी के इस युद्ध में खातौली में हार हो जाता है इब्राहिम लोदी का, राणा सांगा जीत जाता है। अब यहां पर रोल आता है बाबर का। बाबर इस समय फरगना का शासक हुआ करता था। 1502 ईस्वी में बाबर क्या होता है, वहां से भाग जाता है और उसके बाद वो काबुल कंधार होते हुए 1519 में भेरागढ़ के किले पर आक्रमण करता है। मतलब भारत के द्वार तक वो दस्तक दे चुका है। अब यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सच में राणा सांगा ने ही बाबर को आमंत्रण दिया था। देखो, बाबर ने एक पुस्तक लिखा है तुर्किश में, बाबरनामा में ये जिक्र करता है बाबर कि राणा सांगा का एक दूत मिला था बाबर से, जो बाबर को आमंत्रण करने के लिए भारत पर बुलाया था, भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। तो बाबरनामा में राणा सांगा का एक दूत बाबर से मिला था, ऐसा बताया गया है बाबरनामा में कि राणा सांगा का एक दूत बाबर से मिला था, उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। और इसमें यह बात लिखा गया है कि राणा सांगा के दूत ने बाबर को बोला कि आप आइए इब्राहिम लोदी के लोदी डायनेस्टी को, अफगान वंश को खत्म कर दीजिए, आप यहां से ढेर सारी संपत्तियां लूटकर चले जाइए और वो सत्ता किसके हाथ में दे दीजिए, राणा सांगा के हाथ में। यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्या सच में राणा सांगा देशद्रोह था? क्या सच में एक लुटेरा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था राणा सांगा ने? मेरे दोस्त, यहां पर राणा सांगा का उद्देश्य कतई ये नहीं था कि वो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाए। बाबर को इसीलिए बुलाया गया था कि इब्राहिम लोदी से उसका कंपटीशन चल रहा था और इब्राहिम लोदी के लोदी डायनेस्टी को खत्म करना चाहता था बाबर के मदद से। बाबर के मदद से इब्राहिम लोदी के लोदी डायनेस्टी को खत्म करना चाहता था और राणा सांगा का यह मकसद था कि बाबर को धन संपत्ति अपना लूट कर चला जाएगा फरगना और यहां का राजा मैं बन जाऊंगा। लेकिन राणा सांगा को यह थोड़ी पता था भाई कि बाबर अगर यहां पर आएगा और लोदी डायनेस्टी को वो खत्म करेगा तो बाबर इतना बुर्बक है कि वो लौट के चला जाएगा भाई, भारत पे राज करेगा ना वो। तो फिर दूसरा बात हम लोग यहां पर समझते हैं। अन्य बुक में एक और बात बोला गया है, अन्य बुक में यहां पर रोल आता है दौलत खान लोदी का। देखो, इब्राहिम लोदी के ही पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी का पुत्र दिलावर खान लोदी मिला था जाके बाबर से मिला था और बाबर को आमंत्रण किया था दौलत खान लोदी ने कि इब्राहिम लोदी को आप मार के खत्म कर दो। अब बताओ कौन सा बुक का हम लोग बात माने? एक बुक बाबरनामा ये कहता है कि राणा सांगा का दूत हमको बुलाया भारत पर लोदी वंश को खत्म करने के लिए, और बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारे बुक में यह लिखा गया है कि इब्राहिम लोदी का पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी था और दौलत खान लोदी का पुत्र जो था वही बाबर को आमंत्रण दिया था लोदी वंश को खत्म करने के लिए। मेरे दोस्त, जब इन सारे किस्सों को आप सुनोगे तो आपको सच में हंसी आएगा कि आजकल के पॉलिटिकल नेताओं का जो ये बयान है, जो इतिहास को उखाड़ने का प्रयास कर रहा है, ये सिर्फ जन भावना को भड़काने का ये लोग काम करते हैं। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, उनको ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए। मेरे दोस्त, मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पहले के जमाने में राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले कूटनीति के लिए लोग लड़ते थे। पहले आप लोग राजा रजवाड़ा देखो भाई, जैसे औरंगजेब के देखो, औरंगजेब के तरफ से लड़ने वाला जो था शासक वो हिंदू शासक हुआ करता था। महाराणा प्रताप के तरफ से लड़ने वाला शासक मुस्लिम सेनापति हुआ करता था। तो पहले जमाने में भाई ये धर्म उर्म राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो अपने भलाई के लिए युद्ध करते थे मेरे दोस्त, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ये लोग युद्ध करते थे। तो आप लोग यहां से समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि भाई एक बुक कुछ और कहता है, एक बुक और कुछ कहता है। राणा सांगा का ऐसा भी तो महत्वाकांक्षा हो सकता है
कि राणा सांगा ये सोचता होगा कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को खत्म करेगा, सारा धन सामान लूट के वो फरगाना चला जाएगा और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। दूसरा बात, अब बहुत सारे लोग सवाल ये उठा सकते हैं कि माठ साहब आप मुझे ये बताओ कि बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में जब ये बात लिखा है कि राणा सांगा के दूत ने ही उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, तो हम उसको क्यों नहीं सच मान लें? मेरे दोस्त, बाबर ऐसा आदमी था ना, अगर उसके इतिहास के बारे में तुम पढ़ोगे तो बाबर अपने जिंदगी में मात्र एक युद्ध हारा, सर-ए-पूल का युद्ध 1502 ईस्वी में। उसके बाद जितना भी युद्ध हुआ बाबर जीत गया। अब जब बाबर के बारे में पढ़ोगे तो वो इतना डिप्लोमेट आदमी था भाई। हो ये भी सकता है कि बाबरनामा में बाबर ने इसीलिए इस बात को लिखा है कि राणा सांगा ने मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, मदद का आश्वासन दिया, लेकिन जब मैं पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ने के लिए इब्राहिम लोदी के साथ गया तो राणा सांगा मेरे खिलाफ थे, मेरा साथ नहीं दिया और बाद में जाकर अगला युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को ही उन्होंने हरा दिया। मेरे दोस्त, बाबर को यह पता था कि भारत में उसका मेन कंपटीशन इब्राहिम लोदी नहीं होगा। लोदी वंश वैसे भी खत्म होने वाला था क्योंकि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पहले ही हरा दिया था। बाबर को यह बात पता था कि मेरा इंडिया में ओरिजिनल कंपटीशन राणा सांगा है, ना कि इब्राहिम लोदी। इसीलिए वो मेन टारगेट राणा सांगा को करना चाहता था, राणा सांगा को वो पराजित करना चाहता था भारत में। आइए एक बार उस मुद्दे पर हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबर जब बाबरनामा में यह बात लिखता है कि राणा सांगा ने मुझे आमंत्रण दिया, और बाबर वहां पर यह भी कोट करता है कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो उस युद्ध में राणा सांगा ने उसके साथ धोखा किया, मदद का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया और अगला युद्ध में बाबर ने इसी मुद्दे को उठाकर खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया। ठीक है, तो पानीपत का जब प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है तो इसमें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है बाबू? इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी जब पानीपत के प्रथम युद्ध में मेरे दोस्त हार जाता है तो यहीं से भारत पर मुगल वंश की स्थापना की नींव पड़ जाती है 1526 में। अब बाबर का मेन कंपटीशन किसके साथ था? राणा सांगा के खिलाफ। राणा सांगा की आंखें फूट गई थी, 80 घाव शरीर पर थे, फिर भी वो जिस्म लड़ रहा था किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ, कि ये बाबर ने विश्वासघात किया है, इनको भारत आमंत्रण दिया भी गया था तो वो सिर्फ और सिर्फ लोदी वंश को खत्म करने के लिए अपना ही वंश स्थापित कर रहा है। अब अगला युद्ध होगा खानवा का युद्ध, और इस युद्ध में अब बाबर किससे निपटेगा? अब निपटेगा भाई राणा सांगा से। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा मेदिनी राय और महमूद लोदी को हरा दिया है। एक कॉन्टेस्ट ये भी कहता है कि बहलोल लोदी का ही एक बेटा हुआ करता था महमूद लोदी, उन्होंने ही आमंत्रित किया था किसको? बाबर को। तो ये कहानी आप लोग समझने का प्रयास अगर किए होंगे तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इतिहास की घटना इतने पहले दिन हुई है कि हम लोग वहां उस टाइम पीरियड में जाकर तो देख नहीं सकते। तो इतिहास को जब भी हम समझते हैं इतिहासकार की दृष्टि से समझते हैं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक की दृष्टि से समझते हैं, बहुत शोध करते हैं ये इतिहासकार, तब जाकर कुछ भी लिख पाते हैं इतिहास की दृष्टि से। मेरे दोस्त, आजकल के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, हमारे गौरवशाली भारत के इतिहास के कुछ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसा टिप्पणी कर देते हैं जिससे जनभावनाएं आहत होती है, दो समुदाय के बीच में द्वेष बढ़ती है, दंगा फसाद जातीय हिंसा होने की संभावना होती है। तो आप लोग ऐसे नेताओं के बयान से बच के रहो, साथ ही साथ हमारे देश में एकता, अखंडता, सद्भाव बना रहे। इन सारे इतिहास से हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि कोई अदना सा आदमी बाहर से आकर हम पर राज न कर ले, ना कि इन सभी चीजों को, मुद्दे को उठाकर हम लोगों को आपस में लड़ने की जरूरत है। इन सभी मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं एक बार सपा सांसद के बयान पर। ये सपा सांसद के बयान जो थे रामजी लाल प्यारा भाई, ये रामजी लाल प्यारा भाई का कहना यह है कि राणा सांगा गद्दार था और राणा सांगा ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। और ये सपा सांसद जो है चश्मिश
और गाल में खड्डा है इस सपा सांसद को। भाई ये सपा सांसद ने कहा कि ये राष्ट्रद्रोही है। क्या है? राष्ट्रद्रोही है राणा सांगा। और बहुत सारी बातें बोला जिसको मैं यहां पर बोल भी नहीं सकता। ठीक है भाई। तो सबसे पहला बात जो है, इन्होंने देशद्रोह का आरोप लगाया है राणा सांगा पर। ये सपा सांसद से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 5वीं पास किया था? क्या आप पढ़े लिखे हो? अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप बस ये बता दो कि उस समय देश का कॉन्सेप्ट कैसे था। क्या राष्ट्र का कॉन्सेप्ट था कि वो राष्ट्र विरोधी हो गया? मेरे दोस्त, पहले राजा अपनी कूटनीतिक क्षमता के अनुसार, साम्राज्यवाद नीति के अनुसार लड़ते थे। अपनी परिस्थिति को मजबूत कराने के लिए दूसरे राजाओं का हेल्प लेते थे। इसमें राष्ट्रवाद की भावना कैसे है? अगर सपा सांसद आप ये बयान दे भी रहे हो कि उन्होंने राष्ट्र के साथ छलावा किया है बाहरी को बुलाकर, तो आप बस मुझे ये बता दो कि इब्राहिम लोदी कहां का था। भाई ये इब्राहिम लोदी भी तो विदेशी था। इब्राहिम लोदी जो था वो भी अफगान के थे भाई, अफगान वंश था वो। पहले तो आप पढ़ो लिखो जाके थोड़ा सा। अगर मान लो बाबर को बुलाया भी उन्होंने लोदी डायनेस्टी पर आक्रमण करने के लिए, तो भाई बाबर बाहरी था तो लोदी भी तो बाहरी था। ये भी तो अफगानिस्तान का ही तो रहने वाला था भाई। पहली बात तो ये। दूसरा बात, किसको स्वदेशी या किसको विदेशी माना जाए? अब बहुत सारे बीजेपी के नेता हो जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो जाए, अक्सर सुनते हुए आपको मिल जाएंगे कि भाई ये बाबर विदेशी था। भाई ये बाबर भले 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना करता है फरगाना से आकर, लेकिन आप लोग उसके वंश के बारे में अगर आप लोग जानो, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारे राजा भारत में ही रह गए, यहीं पर घुल मिलकर रह गए मेरे दोस्त। इनको हम विदेशी माने, अगर ऐसे बात करोगे तो इतिहास में अगर अब जाओगे तो कौन सा आदमी कहां से भागकर कब आया था भाई, अगर इसको खंगालने का प्रयास करेंगे हम लोग तो भाई पता नहीं कौन सा घर किसका है नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, कब मर जाएंगे, कब मिट्टी में मिल जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे, कोई देखा नहीं है मेरे दोस्त। तो आप लोग इन सभी बातों से बच के रहिए, इन सारी विवाद से दूर होकर रहिए। जब भी ऐसा विवाद आपके नजर में आए तो आप लोग इतिहास को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। टीवी डिबेट्स में जो ये नकली एंकर न्यूज चैनल वाले बैठे हुए हैं, दो समुदायों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर आपको ऐसे ऐसे ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठाकर आपके मस्तिष्क में डालने का प्रयास करेंगे। आपको लगेगा भाई, जब हिंदू के नजर से आप देखोगे तो आपको लगेगा राणा सांगा के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया भाई, इतने महान थे। मुसलमान की नजर से देखोगे तो भाई बाबर के बारे में ऐसे कैसे बोल दिए। भाई हम हिंदू मुसलमान की दृष्टि से इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को ये सारी चीजें एक भारत देश के परिप्रेक्ष्य से देखने की जरूरत है। अगर हम भारतीय के नजर से इन सारी चीजों को देखेंगे तो कहीं भी विवाद होने की बात ही नहीं है। ये मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, मेरा काम पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप लोग दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।